तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सर कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी अलग आ रही होगी, जैसे आपको पता है लास्ट वाले लेक्चर से कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है, सो मैं ज़्यादा चिल्ला कर या ज़्यादा एक्साइटेड होकर नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो थोड़ा सा कंसीडर कर लेना। ठीक है बच्चों, लास्ट वाले लेक्चर से हम लोग ने शुरू किया हुआ था, मतलब काफ़ी सारे लेक्चर से हम लोग ने शुरू किया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है बच्चों केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सही है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग की रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए हम लोग ने ये लेसन शुरू किया हुआ है 12th केमिस्ट्री का। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो आप कृपया करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। माफ करिएगा। ठीक है, सो वहां पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट करिए ताकि आपके और भी सब्जेक्ट्स क्लियर होते रहें और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को रेगुलरली मिल रहे होंगे मेरी तरफ से। सही है, सो मैं हर पॉसिबल ट्राई कर रहा हूं कि मैं आप लोग के लिए लेक्चर्स बना सकूं, चाहे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो या ना ठीक हो कोई बात नहीं, पर मैं आप लोग के लिए लेक्चर्स बनाने का ट्राई हमेशा करता रहता हूं। सही है, ठीक है बच्चों, ये है लेक्चर नंबर 11, यानी कि 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। आई नो लेसन थोड़ा सा बड़ा है और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने में समय लगता है। मैं चाहता तो लेक्चर 5 या 6 लेसन 5 या 6 लेक्चर में भी खत्म कर सकता था, पर आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ है, क्या क्या चीज़ है, नहीं समझ में आता आपको अच्छे से। सही है, मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता, समझा देता, खत्म हो जाती बात। ठीक है, पर चीज़ें आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझाने में थोड़ा सा समय लगता है बच्चों, तो कंसिडर करिए इस चीज़ को भी। ओके बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे बॉन्ड एंथैल्पी को और उसी के साथ साथ हम लोग समझेंगे हेस लॉ को कि आखिरकार हेस लॉ क्या कहता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या कहती है। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाया था ना, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। सही है, तो काफी सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, साथ ही साथ मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराने की कोशिश करूंगा बॉन्ड एंथैल्पी के। सही है, ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करेंगे। एक और बात आपको बता देता हूं बच्चों कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी तकलीफ होती है केमिस्ट्री पढ़ते समय, समझ रहे हो ना, ठीक है, तो कोई भी चीज़ में नहीं समझ में आती, कोई भी डाउट होता है मेरे लेक्चर के बाद भी, तो आप लोग बच्चों मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर से जाकर। अपने दोस्तों को, फैमिलीज़ को, मतलब जो भी आपके एरिया में फ्रेंड्स हैं जो भी पढ़ते हैं उनको आप ये ऐप शेयर कर सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेस आए हुए हैं जहाँ पे हम लोग चीज़ें बेटर तरीके से पढ़ा रहे हैं, बेटर व्यू के साथ पढ़ा रहे हैं। सही है, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों आई होप आप लोग को लेक्चर्स में मज़ा आ रहा होगा। पिछले लेक्चर्स आप लोग ने देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से देखो। पिछले लेक्चर्स में जाके ये समझो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है। मैंने आपको समझाया था स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड स्टेट नहीं पता, अगर आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं पता, तो शायद आप लोग के लिए ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कहूँगा ऐसा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोग के लिए लेक्चर। तो प्लीज़ पहले के लेक्चर्स देखिए, ठीक है, उसके बाद बच्चों इस लेक्चर पे आप आकर जंप करिए। चलेगा बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, समझेंगे बच्चों कि क्या क्या हमें आज देखना है। चलो, सबसे पहले हमें जानना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग एक फॉर्मूला के साथ कैसे डिराइव करें। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करें। देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको इसके लिए समझनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है, आपको यह पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको वापस समझा दे रहा हूं। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटे से कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा देता हूं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कि अगर आपका कोई रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है और वो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो एलिमेंट होना चाहिए। अगर आपका रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट वाले लेक्चर में। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि अगर आपकी कंडीशन 1 बार हो, 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, इतने इस कंडीशन पे अगर आपका कोई भी एलिमेंट सबसे स्टेबल फॉर्म में है तो मैं कहूंगा कि वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है।
तो अगर आपके रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो इस दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उस चेंज इन एंथैल्पी को मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहूंगा। ठीक है, उस चेंज इन एंथैल्पी को मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहूंगा। अब मैंने आपको समझाया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसको लिखने का तरीका है बच्चों डेल्टा एफ एच। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है डेल्टा एफ एच, या फिर आप डेल्टा आर एच एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस प्रकार से आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उस प्रकार से आप चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात हो रही है, इसीलिए आप एच के ऊपर हमेशा नॉट लगाएंगे। ठीक है, एच के ऊपर आप हमेशा नॉट लगाएंगे। दिस नॉट इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ये जो एंथैल्पी है ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात हो रही है। सही है, अब एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट्स कंसीडर अ रिएक्शन, और उस रिएक्शन के थ्रू मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया। तो कंसीडर अ रिएक्शन बच्चों, मान लो आपका एक है ए, एक है बी, और इससे आपने क्या बनाया सी और डी। ठीक है, सी और डी। मैंने आपको ये चीज लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाई थी कि ये जो है दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है बच्चों आपके एलिमेंट्स है। जब आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, वो क्या बनाएंगे हमेशा प्रोडक्ट बनाएंगे। नाउ अगर एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उनकी चेंज इन एंथैल्पी होगी क्या, मुझे बताओ तुम लोग कि अगर कोई एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है तो क्या उनकी एंथैल्पी चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है ना, तो एलिमेंट की एंथैल्पी कभी भी चेंज नहीं होती। एंथैल्पी चेंज होती है कंपाउंड की। जब आप स्टैंडर्ड स्टेट की बात करोगे तो हमेशा याद रखेंगे स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ना इनकी एंथैल्पी जीरो होती है, बिकॉज दे आर इन स्टेबल, वेरी स्टेबल कंडीशन। जब स्टैंडर्ड स्टेट की जो कंडीशन है उसके अंदर जो भी आपका एलिमेंट बैठा हुआ है वो हमेशा स्टेबल रहेगा, और स्टेबल के अंदर चेंज इन एंथैल्पी नहीं होती, इसीलिए वो हमेशा जीरो के फॉर्म में रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो भैया आपका रिएक्टेंट जीरो है, पर प्रोडक्ट के साइड क्या है? प्रोडक्ट के साइड है बच्चों आपके कंपाउंड, और कंपाउंड की एंथैल्पी जीरो नहीं होती, कंपाउंड की एंथैल्पी कुछ ना कुछ रहेगी। तो भैया इसकी एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी एंथैल्पी कम है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा यही बनेगा ना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहां से एक फॉर्मूला मैं बना सकता हूं, दैट इज डेल्टा एच। मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों कि डेल्टा एफ एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, या फिर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, खाली एच ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आपका जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी है वो किसके बराबर होगी बच्चों? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की एंथैल्पी है ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट आपका स्टैंडर्ड स्टेट में है। बात समझ में आ रही है? देखो, देख रहे हो कि कहां कहां से तारे कनेक्ट हो रही है, कहां कहां से कंसेप्ट आपके कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे बताया था ना मैंने, लास्ट वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी में जो एलिमेंट्स हैं उनकी एंथैल्पी चेंज नहीं होती, तो उनकी एंथैल्पी चेंज नहीं होगी तो वो जीरो। तो मतलब फॉर्मेशन की जो भी एंथैल्पी है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होगी बच्चों? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट पे। और यू कैन से योर डेल्टा एफ एच। ठीक है, डेल्टा एफ एच यानी आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ योर प्रोडक्ट। तो मैं इसका एक और फॉर्मूला बना सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला याद आ रहा है? इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको सिर्फ यहां पे एक एफ लगा देना है, यहां पे एक एफ लगा देना है, और यहां पे सिर्फ आपको क्या लगाना है? समेशन। अब समेशन क्यों लगाना है वो जरा याद रखिए। समेशन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमेशा आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट या एक एलिमेंट या एक प्रोडक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको कई ज्यादा एलिमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। मान लो 3 से 4 एलिमेंट ऐड हो रहे, मान लो 3 से 4 प्रोडक्ट बन रहे, बाय प्रोडक्ट बन रहे, तो हमेशा आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी को ऐड करना है, हमेशा आपको रिएक्टेंट की एंथैल्पी को ऐड करना है। भैया वो तो जीरो ही है, वो आपको ऐड करना है और उसको आपको माइनस करना है, प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी। तो आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा? आपका फॉर्मूला बनेगा बच्चों डेल्टा एफ एच नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ डेल्टा एफ एच किसका? प्रोडक्ट का, माइनस डेल्टा समेशन ऑफ
डेल्टा एफ एच रिएक्टेंट का। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, तो आपको मिल जाएगा कि भैया आपकी चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी है। समझ में आई बात? ठीक है, और ये भी स्टैंडर्ड है भैया, तो इसके ऊपर भी आप क्या लगा दो। तो यहां से बच्चों हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो कि थोड़ा बहुत ही सिमिलर है। देखो थोड़ा बहुत सिमिलर है, इसके पहले भी मैंने ऐसा फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया हुआ है, सही है। तो अगर आपने वो फॉर्मूला याद रखा है तो वही सेम फॉर्मूला है, बस आपको कुछ नहीं करना, वहां पे आर लिखा हुआ था तो यहाँ पे आपको एफ लगा देना है। एफ का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। यहाँ पे वहां पे नॉर्मल एच लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है। वो एंथैल्पी थी, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी में आपको क्या लगा देना है? यहाँ पे नॉट लगा देना है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, आपका फॉर्मूला एज इट इज है। जो आपका फॉर्मूला पहले था वही आपका फॉर्मूला एज इट इज है, बस इसको मैंने किस टर्म्स में लिखा है? इसको मैंने बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट या फिर यू कैन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी के टर्म्स में लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में इस चीज को नोट डाउन जरूर से कर ले। हो गया, ये वाला भी कर ले, इसके पहले वाला। तो आपकी बुक में काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, काफी लंबे चौड़े घिसे पिटे कंसेप्ट दिए हुए हैं, तो आप इस चीज को भी फॉलो करोगे तो भी चलेगा, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है कंप्लीट, ध्यान से सुनो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इससे हमेशा इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? या तो CO2, मतलब CO2 होगा और उसके साथ आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, CO2 होगा और आपको हमेशा उसके साथ क्या मिलेगा? वाटर। तो ये हमेशा आपको कंबशन के प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं। जब भी आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए कंबशन का तो वो क्या होता है बच्चों? वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। कोई आपसे पूछे कंबशन का मतलब क्या है, तो कंबशन का मतलब सिंपल सा यही है कि जब किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कंबशन। और इसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी या निकलेगी डिपेंड करता है पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। दैट वैल्यू इज नथिंग बट अवर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहां पर हम जो भी कंपाउंड लेंगे, ठीक है, यहां पर हम जो भी कंपाउंड लेंगे, पहली बात तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट में मतलब रिएक्टेंट भी आपका स्टैंडर्ड स्टेट में, प्रोडक्ट भी आपका स्टैंडर्ड स्टेट में, और उसके जो अगर दोनों ही स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है, यानी जो उसकी चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू है, वो भी क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? पर यहां पे क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। सो इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा सी एच नॉट से। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे बच्चों? डेल्टा सी एच नॉट से। एच नॉट मतलब क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी। किसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है बच्चों? कंबशन की। ठीक है, किसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है? कंबशन की। नाउ आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूं। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है C2H5। ठीक है, C2H5, H5 है ना, H2 है, I'm so sorry, C2H2। अब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है। अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हो इसका मतलब क्या है? कि आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हो। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म करेगा बच्चों? फॉर्म करेगा CO2 प्लस वाटर। सही बात है, क्या फॉर्म करेगा ये? CO2 प्लस वाटर। आपको पता होना चाहिए कि ये भी है गैस में, ये भी है गैस में, ये भी है गैस में, और ये आता है आपका लिक्विड। ठीक है, तो आपको स्टेट्स पता होने चाहिए पहला। फिर आपको क्या करना है? इसको क्या बोलते हैं,
बैलेंस करना है, यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। सो बैलेंस कैसे करोगे बच्चों आप, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आगे 2 लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसको 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, देखो हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, सही बात। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2 2 जा 4 और 1 5, तो मतलब यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। कैसे करेंगे इसको, आप यहाँ पे लगा सकते हो 5/2, 5/2 लगा सकते हो। अब 5/2 का मतलब होता है यहाँ पे 5, कैसे पता है, तो मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10/2, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मतलब 5 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए। सही बात है, समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5/2। ये है बच्चों आपकी एक नॉर्मल सी कंबशन इक्वेशन। इसका जो डेल्टा सी एच नॉट की जो वैल्यू होती है, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होता है वो होता है -101300 किलो, ठीक है। वो क्या होता है आपका -1300 किलो जूल। दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब यहां से हमको पता चल रहा है कि जब ये रिएक्शन हो रही थी तो यहां से बहुत अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई, बहुत अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई, बिकॉज आपने क्या किया है, इसका कंबशन, आपने इसको जलाया है। समझ रहे हो, कंबशन का मतलब क्या, जलाना। तो आपने इस चीज का कंबशन किया, आपने इस चीज को जलाया, जिसकी वजह से बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट निकली, तो इसकी हीट कम हो गई, इसकी हीट ज्यादा थी, दैट्स वाई इसकी वैल्यू किस में आई बच्चों, माइनस में। और यहां से आप बता सकते हो कि ये जो वैल्यू है या फिर ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया, चले आगे, चलो। अब हमारा आज के लेक्चर का मेन टॉपिक बच्चों यहां से शुरू होता है। मेन टॉपिक आज से हमारा अभी से शुरू होता है, दैट इज नथिंग बट अ बॉन्ड एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड एंथैल्पी, देखो कई सारी चीजें आपको नाम से ही समझ में आ जाएगी। अगर आप नाम पढ़ोगे ना तो आधी चीजें वहीं से समझ में आ जाएंगी। देखो ये है बच्चों आपका बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है, मान लो कोई एक कंपाउंड है आपका H और H है, ठीक है। सो इस H और H मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहता है, इस H और H मॉलिक्यूल के बीच में आपको बॉन्ड दिखा हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, बॉन्ड दिया हुआ है। तो सपोज इफ यू वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, अगर आपको बच्चों ये गैसियस मॉलिक्यूल में दिस इज नथिंग बट H2, ठीक है। ये क्या है आपका H2, H2 इसी फॉर्म में अवेलेबल है और ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये चेंज नहीं होना चाहता। लेकिन इफ यू वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, अगर आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है ना बच्चों, तो अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H और H में, दोनों गैसेस में, ये भी गैसेस में और ये भी गैसेस में। तो मतलब अगर आप एक एलिमेंट को उसका बॉन्ड ब्रेक करके उसको एटम्स में कन्वर्ट कर देते हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो, छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट कर देते हो, और जितनी भी एनर्जी आपको लगी इस बॉन्ड को तोड़ने में, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। और हमेशा ये 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये कितना होना चाहिए, 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ गैसियस एलिमेंट, ठीक है। जितनी भी एनर्जी आप एक मोल ऑफ गैसियस एलिमेंट को दे रहे हो, जिससे इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये ब्रेक होकर इसके स्पेसिफिक एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें बच्चों, स्पेसिफिक एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट एनर्जी, दैट एंथैल्पी टू गिवन टू दिस बॉन्ड, टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दैट एंथैल्पी इज नथिंग बट अ बॉन्ड एंथैल्पी। उसी एंथैल्पी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी एंथैल्पी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। इसी एंथैल्पी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें, कितनी है। अगर डेल्टा H की बातें करें, ठीक है, अगर इसकी मैं डेल्टा H की बातें करूं तो ये कितना है, आई गेस 4364 किलो जूल, इतना है मेरे हिसाब से। इतना ही होना चाहिए, देख लेना टेक्स्ट बुक में, चेक कर लेना, ठीक है। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, पर टेंशन मत लो, आपको एग्जाम में ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उसके अंदर आपको वैल्यू दी हुई रहती है, टेंशन नहीं लेने का, सही है। सो बॉन्ड एंथैल्पी समझ में आ गया आपको क्या होता है। बॉन्ड एंथैल्पी इज नथिंग बट, बॉन्ड एंथैल्पी इज नथिंग बट
एनर्जी या फिर द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड ऑफ एन एलिमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स स्पेसिफिक एटम ऑफ 1 मोल। हाँ 1 मोल भी ऐड कर देना, 1 मोल ऑफ एलिमेंट तो इज स्पेसिफिक एटम। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी। स्क्रीनशॉट ले ले, यहां तक ले लिया, ठीक है। सेकेंड, ओके समझ में आ गया। यहाँ पे आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, चलेगा कोई बात नहीं। तो दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आ गया बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, और कुछ भी नहीं है, वही चीज है। एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखना कि बॉन्ड एंथैल्पी कैन नेवर बी 0। बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादातर जो केस आप पढ़ोगे, जितने भी ज्यादातर आप केस पढ़ोगे, 95%, 99% जितने भी आप केस पढ़ोगे, उसके अंदर बॉन्ड एंथैल्पी कैन नेवर बी 0 और इन नेगेटिव। तो ना तो आपको बॉन्ड एंथैल्पी 0 देखने के लिए मिलेगी, ना तो आपको बॉन्ड एंथैल्पी नेगेटिव में देखने के लिए मिलेगी। कितने बार? ऑलमोस्ट 99% जितने भी आप केस पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। ऐसा तो बहुत कम होता है कि बॉन्ड एनर्जी खुद से ही, मतलब बॉन्ड खुद से ही टूटेगा फिर एनर्जी रिलीज होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर बॉन्ड को तोड़ना है, इफ यू वांट टू ब्रेक सम बॉन्ड, अगर आपको बॉन्ड के ब्रेक को, किसी भी एलिमेंट के बॉन्ड को ब्रेक करना है, सो यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी से बच्चों क्या होगा, आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। समझ रहे हो? ठीक है, जिससे आपके एटम्स क्रिएट होंगे, जो भी आपका कंपाउंड था उसके एक स्पेसिफिक एटम्स। सही बात है। और इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। एक और एग्जांपल ले, जैसे मान लो बच्चों आपका HCl है, यू हैव गिवन है HCl मॉलिक्यूल। अब HCl में क्या होता है, H का बॉन्ड होता है Cl के साथ। Cl क्या होता है, Cl क्या होता है, Cl बच्चों आपका एक, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, और आपका हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। हमेशा एक और बात याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड ही टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड को ही तोड़ने में एनर्जी लगानी पड़ेगी। आयोनिक बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको बहुत मुश्किल है तोड़ना, तोड़ सकते हो पर बहुत मुश्किल है। यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं। सही है। तो जब आपका HCl टूटता है, मान लो HCl आपने दिया गैसियस फॉर्म में, HCl जब आपका टूटता है तो ये कन्वर्ट होता है H प्लस Cl में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है, आपका H प्लस Cl में, और दोनों ही किस फॉर्म में है, आपके गैसियस फॉर्म। ठीक है, दोनों किस फॉर्म में है, आपके गैसियस फॉर्म। यहाँ पे जो डेल्टा RH नॉट है वो है 431.9 किलो जूल। हो, समझ रहे हो? तो ये वैल्यू भी किस में है बच्चों, आपकी पॉजिटिव। ये वैल्यू भी किस में है, आपकी पॉजिटिव में। और जितनी भी आप एनर्जी देखोगे, जितने भी आप बॉन्ड एंथैल्पी देखोगे, उसमें ज्यादातर जो एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, ज्यादातर एनर्जी आपको पॉजिटिव में देखने मिलेगी। नेगेटिव या फिर जीरो आपको बहुत ही कम चांसेस है आपको एनर्जी देखने के लिए मिले। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले, रुको, ओके 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 ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O का, और ये है गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब H2O के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड। एक यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन, ऐसा कुछ ऐसा होता है। वाटर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है ना। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होता है। जब आप इसको तोड़ना है तो आपको 2 मॉलिक्यूल दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। एक बॉन्ड तो ये, एक बॉन्ड तो ये तोड़ना पड़ेगा, एक बॉन्ड तो ये तोड़ना पड़ेगा। सही है। जब ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं तब आपका कंपाउंड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तब आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनता है, और इसकी जो एनर्जी है यानी डेल्टा RH नॉट होता है 927 किलो जूल। ठीक है, कितना होता है, 927 किलो जूल। आप ध्यान से सुनेंगे, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। H2O गैसियस स्टेट में,
कन्वर्ट हुआ 2H और O में। पर ऐसा एक साथ होता है क्या? नहीं, देखो ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। आपका जो H2O मॉलिक्यूल था, यहां ड्रॉ कर देता हूं वापस, OH और OH। पहले क्या होता है, सबसे पहले सिर्फ आपका एक बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आपका सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इन दैट कंडीशन आपका ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है। देखो आपका जो H2O था गैसियस स्टेट में, ठीक है, आपका जो H2O था गैसियस स्टेट में, सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है OH में प्लस O में, नहीं OH में प्लस H में, समझ रहे हो, ठीक है। सो पहले आपका H2O मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, OH में, और फिर H में। मतलब समझ लो सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपका OH अलग हुआ और आपका H अलग हुआ। ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। इसका डायरेक्ट कन्वर्जन यहां पर देखने के लिए आपको नहीं मिलता है, समझ में आई बात। इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है बच्चों आपकी डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू कितनी होती है, 499 किलो जूल। कितनी होती है, 499 किलो जूल। ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपका ये जो OH है ना, जहां पर अभी भी एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये वाली बॉन्ड, ये OH आएगा गैसियस स्टेट में और ये अगेन ब्रेक होगा, ठीक है। ये अगेन क्या होगा, ब्रेक होगा। तो क्या बनेगा, यहां पे एक O बनेगा और एक H बनेगा। नाउ अगेन दिस इज इन द गैसियस स्टेट, और ये भी किस में है बच्चों, आपके गैसियस स्टेट में ही है, जहां पर आपको एनर्जी मिलेगी 428। यहां पे डेल्टा R ऑफ H नॉट कितना होता है, 428 किलो जूल, सही है। अब यहां पर ये जो रिएक्शन, ये तो आपकी जनरल रिएक्शन है सिंगल स्टेप, पर ये एक्चुअल में रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है क्या, नहीं। एक्चुअल में ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हो रही, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। सबसे पहले आपका वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन अलग होगा, कुछ ऐसा बनेगा, इसकी एनर्जी 499 किलो जूल। दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपका जो OH मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होगा एक O में एक H में, और यहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, दूसरी एनर्जी कन्वर्ट होगी, दैट इज 428 किलो जूल। अब आप करोगे इसका एडिशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका एडिशन। आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसका एडिशन कैसे करते हैं बताया ना आप लोग को। देखो इस साइड में OH है और इस साइड में एक OH है, तो अपोजिट साइड में जो सेम नंबर होते हैं वो कट हो जाते हैं। तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, जो बचा है उसे ऐड करके लिख लो, ऐड। तो क्या बचा है बच्चों, यहां पे सिर्फ H2O बचा है, तो यहां पे सिर्फ H2O किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और कुछ नहीं है। चलो लेफ्ट में और कुछ नहीं है। यहां पे ये कट चुका, यहां पे क्या बचा है बच्चों, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो +2 हाइड्रोजन, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस स्टेट में। बचा क्या, 2H बन गया। अब देखो सेम वाली इक्वेशन बन गई, H2O गैसियस स्टेट में, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और अगर आप इन दोनों को भी प्लस करोगे ना, 499 और 428, अगर आप इनको प्लस करोगे तो भी आपको डेल्टा RH नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, 927 किलो जूल, समझ रहे हो, जो कि यही वाली वैल्यू थी, सही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं होता, जब आपका रिएक्शन या बॉन्ड एंथैल्पी 2 स्टेप की है या 2 से ज्यादा स्टेप की है, सो इन दैट कंडीशन आपका रिएक्शन ऐड होते समय आपकी एंथैल्पी भी ऐड होती है। आपका रिएक्शन ऐड होते समय आपकी एंथैल्पी भी क्या होती है, ऐड होती है, और आपको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। समझ में आई बात, ये याद रखना, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ये याद रखना, आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, चले आगे, चलो लेट्स मूव। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया कि रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। यहां पे आपका बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, कुछ एनर्जी लग रही है, एक बॉन्ड टूट रहा है, कुछ एनर्जी लग रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन दिस कंडीशन आपका जो रिएक्टेंट है उसके पास ज्यादा एंथैल्पी होगी एज कंपेयर टू योर प्रोडक्ट, क्योंकि एंथैल्पी ऐड हो रही है, सही है, एंथैल्पी प्लस में। तो यहां पर बच्चों एक अनोखा सा स्टेटमेंट बनता है। जैसे मान लो आपकी कोई रिएक्शन है A + B = C + D, मान लो कोई भी आपकी नॉर्मल सी रिएक्शन है, सो इन दैट कंडीशन यहां पर थोड़ा सा उल्टा फॉर्मूला बनता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डेल्टा RH नॉट की वैल्यू क्या पढ़ रहे थे, समेशन ऑफ डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H क्या था आपका रिएक्टेंट। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। तो इन दिस कंडीशन यू विल स्टडी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ में आई बात, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहां पर जो बच्चों आपका फॉर्मूला बनता है, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके पहले जितने भी आपने पढ़े हैं उसके अंदर क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि बड़े की वैल्यू ज्यादा थी, छोटे की वैल्यू ज्यादा थी, तो हम लोग बड़े को छोटे से माइनस कर देते थे। पर इन दिस कंडीशन आपका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और आपका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, डेल्टा आर ऑफ एच नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आई बात? ये है बच्चों आपका, ये है बच्चों आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे किसके अंदर, बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर। तो जब भी बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जब भी बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये समेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये समेशन। चले आगे बढ़े बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक यहां पर मेरे पास न्यूमेरिकल है, आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, क्या हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। चलो आ जाओ देखो क्या दिया हुआ है, ये दूसरा वाला न्यूमेरिकल है, इसके पहले भी एक न्यूमेरिकल था वो मैंने नहीं लिया, ये वाला ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा आसान हार्ड है थोड़ा सा। द एंथैल्पी ऑफ द चेंज, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी हुई है और इसका एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है -104 किलो जूल। ठीक है, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड। बाकी के आपके बॉन्ड की एंथैल्पी आपको दी गई है, आपको CCl बॉन्ड की एंथैल्पी फाइंड करनी है और आपको इसकी वैल्यू भी दी गई है। रिएक्शन क्या है, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन है बच्चों आपका CH4 गैसीय स्टेट में प्लस Cl2 गैसीय स्टेट में गिव्स CH3Cl गैसीय स्टेट में प्लस HCl गैसीय स्टेट में। अब बच्चे क्या करते हैं बताएं, बच्चे ना यहीं से बॉन्ड देखते कि यार कितना बॉन्ड रहेगा, इसमें 2 बॉन्ड रहेगा, इसमें 4 बॉन्ड रहेगा, इसमें 2 बॉन्ड रहेगा, इसमें 4 बॉन्ड रहेगा। ऐसा नहीं करना है आपको स्पेसिफिक बॉन्ड निकालना है, कितने किसमें कितने बॉन्ड है, दैट वी हैव टू डू। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बच्चों आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इन सबके क्या बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बात करें देखो इसको CH4, तो CH4 आपको इस तरीके से बनाना है, C एक H एक H एक H और एक H। इस चीज से ना आपका बॉन्ड कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव होगा, गलतियां कम होगी। अगर आप सोचोगे कि ऐसे में बॉन्ड काउंट कर लूं तो नहीं हो पाएगा, समझ लो। या तो आपके पास बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो तभी आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तभी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, तो ऐसे जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। तो CH4 को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, प्लस Cl2 प्लस Cl ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फिर क्या है बच्चों, जब ये रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये रिएक्ट हो रहे हैं बच्चों, CH3Cl बन रहे हैं। तो CH3Cl कैसे होता है, C यहां पे एक Cl बाकी H और H, तो CH3Cl। इसके अंदर कितने बॉन्ड है, कितने 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, और लास्ट आपके एक HCl, तो आपके H और Cl, तो मतलब आपका एक H और Cl बॉन्ड है। तो देख रहे हो कितने अलग अलग प्रकार के बॉन्ड है। बच्चे क्या करते हैं, इन सारे बॉन्ड को एक साथ लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है तो आपको अलग अलग सबको लेना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, यहां तक क्लियर है कैसे करना है। आपको रिएक्शन लिखना है और उसके बाद आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, इस स्ट्रक्चर से आपको बॉन्ड पता चल जाएगा कि कितने बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर कितने बॉन्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, दैट यू आर गोइंग टू नो। सही बात है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे और यहां से वैल्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक नया पेज लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है आपका डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ
डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट। सही है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब आपको देखना है बॉन्ड कितने कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड है, इसके अंदर कितने बॉन्ड है। देखो रिएक्टेंट में आपको दो प्रकार के बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। एक टाइप का बॉन्ड है बच्चों आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरे टाइप का बॉन्ड है आपका क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। सही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 4 है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 4 है। तो आपको हर बॉन्ड को काउंट करना है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट की बात करेंगे। तो रिएक्टेंट में 4, पहले 4 लिखोगे, क्यों, क्योंकि 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। डेल्टा एच नॉट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस और कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, 4 बॉन्ड है, और एक बॉन्ड है ClCl। ठीक है, एक बॉन्ड आपका क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक बॉन्ड क्या है आपका ClCl। तो एक को आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ Cl। हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में इतनी बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है CH के और एक बॉन्ड है Cl के। वापस चेक कर लेने का एक बार, 4 बॉन्ड है CH के और एक बॉन्ड है Cl के। वेरी गुड, हो गया, यहां तक हो गया। यहां पे देखो, फिर माइनस, चलो इसको ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट माइनस कर लगा दो, माइनस क्या होगा बच्चों अंदर, समेशन ऑफ, वापस समेशन करना है जितने भी प्रोडक्ट है। कितने बॉन्ड है, देखो कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के, दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन का। तो कैसे लिखोगे आप, 3 डेल्टा एच नॉट किसका, कार्बन हाइड्रोजन, प्लस 1 है, 1 को नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, डेल्टा एच ऑफ CCl। अच्छे से लिखते थोड़ा, CCl, आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व करना है। प्लस और क्या दिया हुआ है, और है बच्चों एक बॉन्ड आपका HCl। तो डेल्टा एच नॉट किसका, H, और समझ रहे हो, तो ये आपका हो गया बच्चों प्रोडक्ट साइड, ये आपका होगा प्रोडक्ट साइड। सही बात है। अब इसमें से कितनों की वैल्यू है, कितनों की वैल्यू नहीं है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आ जाओ, इसकी वैल्यू दी हुई है, डेल्टा RH नॉट की वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है बच्चों, -104। तो इसकी वैल्यू है आपकी -104 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, देखो 4 इंटू डेल्टा एच नॉट CH की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, CH देखो, CH की बॉन्ड एंथैल्पी 414 है, तो यहां पे लिख दो 4 इंटू 414, ये हो गया, प्लस ClCl की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी, देखो ClCl दिया हुआ है, ClCl की बॉन्ड एंथैल्पी है 243, तो कितनी है बच्चों, प्लस 243, ये हो जाएगा। चलो ब्रैकेट क्लोज हो गया, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दो, कंप्लीट, माइनस, अब यहां पे आ जाओ, 3 इसकी CH, देखो CH यहीं पे निकाला था हम लोग ने, CH की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है 414, ये हो जाएगा 414 प्लस CCl दिया हुआ है क्या, नहीं CCl नहीं दिया हुआ, CCl कैलकुलेट करना है। तो मान लो बच्चों मैंने CCl को यहां पे x लिख दिया, चलेगा, आप लिख दो कंसीडर दिस एज x, क्योंकि बार बार वो लिख के मतलब नहीं है, उतना बड़ा कौन लिखेगा। प्लस क्या करना है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ HCl की एंथैल्पी कितनी दी हुई है 431, तो यहां पे आप लिख दोगे +431, ये बन गया बच्चों आपका एक न्यूमेरिकल। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो -104 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो पहले 4 से, तो 414 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एक 5, 4 4 जा 16, तो 1656 प्लस 243 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस, अब इसमें क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई ना, तो 4 3 जा 12, 2 यहाँ पे हासिल लगा 1, 3 1 जा 3 4, और फिर 4 3 जा 12, क्या आ गया, प्लस x प्लस आपका 431। सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर ही लिख दूंगा। ले लिया,
यहीं पे लिख रहा हूँ मिटा के। बहुत आसान है यार, ये सब तो आप कर ही लोगे हैं बच्चों। क्या हो जाएगा नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों? इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना है 1656 प्लस 243, तो 6 3 9, और ये भी 9, ये हो गया 8 और 1, तो कितना आ गया -104 इज इक्वल टू, गलत भी हो सकता है मेरा, नहीं गलती हो जाए क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ नहीं, माइनस इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 3 4 3 7 2 4 6 1, ना आ गया, सही है। अच्छा यहाँ पे प्लस एक्स भी है, सही है। ब्रैकेट खोलोगे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खोलोगे तो बच्चों 1899 माइनस एक्स माइनस 1673 है। इसको क्या करो? माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, कितना हो जाएगा 1899 और 1673। देखो ये सब तो तुम लोग खुद से कर सकते हो ना। इधर आएगा 6, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 2 गया 2 और ये 0, तो 2 2 6, कितना बचेगा 2 2 6 माइनस एक्स और इधर -104, सही है। अब क्या होगा? ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 226 प्लस 104, सही है। ऐड करो कितना आएगा? कितना आएगा आंसर? 226 प्लस 104, इधर आएगा 0 3 3 330 है क्या आंसर? x इज इक्वल टू 330 किलो जूल पर मोल। और x का मतलब क्या था? x का मतलब था बच्चों आपका, यहीं कहीं लिख दो, x का मतलब क्या था? डेल्टा r, नहीं r नहीं, डेल्टा h नॉट ऑफ CCl, यही था ना? CCl है ना, हाँ CCl की वैल्यू क्या आई आपकी? CCl की वैल्यू आई आपकी 330 किलो जूल पर मोल, सही है क्या? देखो चेक करो, सही है यार, वाह कैलकुलेशन सही निकला। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आप भी बच्चों कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, चलेगा। आगे चले, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, हेस लॉ। अब देखो अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप हेस लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आप क्या कहोगे? तब हेस लॉ बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कहां पे? पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लो। देखो हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ का मतलब है बच्चों, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, overall the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of the enthalpy change of the individual step of the reaction। इसका मतलब क्या है कि जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है किसी भी रिएक्शन का, जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है वो बराबर होता है किसके? पता है? जो उसके इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं एंथैल्पी चेंज के। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये वर्ड्स, तो जरा इस रिएक्शन को दोबारा देखो, इस रिएक्शन को दोबारा देखो। ये जो रिएक्शन थी ये ओवरऑल रिएक्शन थी, मैंने आपको सिखाया ना, ये रिएक्शन क्या थी? ओवरऑल रिएक्शन थी, जहां पे मैंने आपको H2SO2 को डायरेक्टली दिखा दिया और वैल्यू कितनी आई बच्चों? 927। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि आप इस रिएक्शन को 2 स्टेप में बांट सकते हो। पहला स्टेप में क्या हुआ? H2O किस में कन्वर्ट हुआ? OH में, H में, इसकी एंथैल्पी इतनी थी। और दूसरा स्टेप क्या था? OH कन्वर्ट हुआ वापस O और H में, इसकी एंथैल्पी इतनी थी। सही बात है, ठीक है। और जब आप लोग ने इसका एडिशन किया तो वापस क्या मिला आपको? वही वैल्यू मिला जो ओवरऑल की वैल्यू थी। तो यही कहता है हेस लॉ भी। हेस लॉ भी यही कहता है कि जो आपका ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी है वो सेम होता है, इक्वल होता है इंडिविजुअल स्टेप की चेंज इन एंथैल्पी से। जो इंडिविजुअल स्टेप की चेंज इन एंथैल्पी है अगर आप उसको ऐड करोगे तो आपको उतनी ही एंथैल्पी मिलेगी, देखो उतनी ही एंथैल्पी मिलेगी जितनी आपकी ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी होती है। तो यही कहता है बच्चों आपका, आ गया, यही कहता है बच्चों आपका हेस लॉ। तो हेस लॉ को मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ाने वाला, अलग से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में और आप उसकी जगह यही वाला एग्जाम्पल याद कर लो। ये वाला एग्जाम्पल उस टॉपिक में भी काम आएगा, इस टॉपिक में भी काम आएगा, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। सो वही है, देखो वापस रीड कर लो। ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, किसी भी एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन की जो ओवरऑल वैल्यू है
वो इक्वल होती है किसको, वो ओवरऑल दीदी किसको, द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप ऑफ द रिएक्शन, अलग अलग स्टेप ऑफ द रिएक्शन की वो सेम होती है। वही चीज हेस ने समझाई थी जो अभी मैंने आपको समझा दी, सही है, ठीक है। सो बच्चों आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके कई सारे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं अलग अलग न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, तो वो भी आप देख लेना, समझ लेना, नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी, सही है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। आई होप आप लोग के लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा, आपको बहुत सारी चीजें इस लेक्चर से समझ में आई होंगी। तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरे लेक्चर में। तो अपनी तबीयत का ख्याल रखना, ठीक है, मेरे जैसा मत बनना, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, अपनी इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी, बाय बाय।